Bismillahirrahmanirrahim. Taz Ali, faculty member from Pakistan Audit and Accounts Academy. स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आप के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, आज हमने ऑडिटेबल रिकॉर्ड के बारे में स्टडी करना है। ऑडिटेबल रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो ऑडिट जब भी हमारे जहन में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की ऑडिट्स होती हैं। एक हमारी ऑडिट होती है प्री ऑडिट, ठीक है, और एक और हमारी ऑडिट होती है पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्री ऑडिट मींस कि जो पेमेंट होने से पहले ऑडिट की जाए, और पोस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि जब पेमेंट सारा प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद हमारी जो ऑडिट होगी वो हमारी पोस्ट ऑडिट होगी। प्रेजेंटली इस वीडियो के अंदर हम जस्ट प्री ऑडिट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्री ऑडिट ऑफ सिंध गवर्नमेंट स्कूल बिल्स, हमारी ये जो ऑडिट होती है प्री ऑडिट, ये स्कूल के जो बिल्स वगैरह एजी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर सबमिट होते हैं, उसके हवाले से हमारी ये ऑडिट होती है। प्री ऑडिट इज अ स्क्रूटनी ऑफ बिल एंड क्लेम बिफोर पेमेंट इज मेड बाय एजी सिंध और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। The purpose is to ensure that government funds are not misused and that all payments are legal, authorized and supported by proper documentation. ये मतलब हमारे पास डेफिनेशन आ गई प्री ऑडिट की कि हम जो भी क्लेम्स होते हैं उनकी स्क्रूटनी करते हैं ताकि कोई भी मिसयूज ना हो। लीगलिटी बिल की देखी जाती है, अथोराइजेशन देखी जाती है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है। अब हमारे पास ये जो प्री ऑडिट है ये किस मतलब रूल या किस ऑर्डर्स के तहत हम ये करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉप पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 169 to 71, सिंध फाइनेंशियल रूल, ट्रेजरी रूल, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल, APPM अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल के तहत ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए या क्या होते हैं हमारे पास प्री ऑडिट के। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज प्रॉपर्ली सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सैंक्शन बिल की लाजमी होनी चाहिए। अगर सैंक्शन नहीं होगी प्रॉपर्ली, इसकी अथॉरिटी है उससे, तो उस वक्त तक हमारा क्लेम वैलिड नहीं होगा। द क्लेम इज कवर्ड अंडर वैलिड बजट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमें बजट मिलता है किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट के अंदर तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि बजट जो है उस हेड के अंदर जिस क्लेम को आप क्लेम करने जा रहे हैं, जिसका बिल आपने सबमिट किया है, उसके अंदर हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेट सपोज हम बात करते हैं अगर आप TAD का बिल जमा करा रहे हैं तो आपके पास TAD के अंदर एप्रोप्रिएशन बजट अवेलेबल होना चाहिए। ना सिर्फ बजट होना चाहिए बल्कि रिलीज बजट होना चाहिए। अगर जस्ट आपके पास बजट की अवेलेबिलिटी है पर रिलीज वो नहीं हुआ तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते बिल को, ठीक है। तो बिल क्लेम करने के लिए हमारे पास रिलीज बजट के अंदर अमाउंट होना चाहिए। नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं, द पेमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब हम बिल की बात करते हैं तो जो भी बिल होगा उससे रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे हमें उसको फॉलो करना होगा। जैसे हम यहाँ पे TAD की एग्जांपल को लेके चले हुए हैं तो हम ये देखेंगे कि जनाब जो TAD का बिल है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है। जितनी नाइट्स का स्टे मिलना चाहिए स्टे की हैं, जितनी नाइट्स और जितनी क्लेम मिलना चाहिए, आइदर वो एज पर रूल है या नहीं है। माइलेज की कवरेज वगैरह देखेंगे कि हमने जो माइलेज लिखे हैं क्या वाकई वो रूल कवर करता है कि इतने माइलेज अगर हमने कवर किए होंगे तो हमें डेली अलाउंस वगैरह मिलेगा, जस्ट लाइक डेट। हम रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हैं। नंबर 4 पे है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ रेट्स एंड अमाउंट। डेफिनेटली हमारे पास कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए बिल के अंदर। जो भी एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस वगैरह के या मल्टीप्लिकेशन की जो चीज़ें होती हैं प्रॉपर होने चाहिए। रेट्स एंड अमाउंट्स आर इंश्योर्ड, यानी जैसे हम TAD का जो रेट है हम वो भी इंश्योर करेंगे कि एज पर जो रेट हमें करंट गिवन है उसके हिसाब से बिल बना हुआ है। जिस ग्रेड को जो रेट अलाउ है उसी से हमने किया हुआ है क्लेम। देयर इज नो ओवर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। डबल पेमेंट भी नहीं हो चाहिए। अनऑथोराइज क्लेम, अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे कोई पेमेंट होनी है, मतलब लेट सपोज कि हम बात करें कि 10,500 रुपये की पेमेंट होनी है, तो कोई मिस्टेकन कोई ओवर पेमेंट तो नहीं हो गई। 10,500 को 15,000
500 तो नहीं लिख दिया या 15,000 तो कंसीडर किसी ने नहीं कर दिया, ओवर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। डबल पेमेंट से मुराद क्या है कि एक क्लेम मैंने एक डिस्ट्रिक्ट से किया और सेम जब मेरा ट्रांसफर हो गया किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला गया तो वहां से तो ये सेम क्लेम नहीं हो रहा। अब ये हमें कैसे पता चले कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हम ये क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो जो वेंडर होता है एम्प्लॉय का, वेंडर नंबर एम्प्लॉय का जो होता है उस पर सारी डिटेल आ रही होती है कि इस एम्प्लॉय ने कौन कौन सी पेमेंट्स ऑलरेडी अवेल की हुई हैं। क्लेम जो हो वो अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए, यानी उसकी सैंक्शंस वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट 6 नंबर पे हमारे पास आ रहा है प्रॉपर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी जब भी हम बिल बनाएंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर से हमने इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग की है, जीएसटी की विदहोल्डिंग की है, एसआरबी एसएसटी से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं वो हमने प्रॉपर की हैं या नहीं की है। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है अथॉरिटीज इन्वॉल्व। इस लेवल पे कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी? जब हम बात करते हैं तो लेवल सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? हेड ऑफ ऑफिस, डीडीओ, ठीक है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, वो हेडमास्टर हो सकता है, ठीक है। प्रिपेयर एंड सबमिट बिल विथ वोचर्स एंड सैंक्शन, ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? डीडीओ की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर किसके अंडर आता है? एजीसिन के अंदर हमारे पास अंडर आता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स। इनकी जिम्मेदारी क्या है? कंडक्ट्स प्री ऑडिट ऑफ स्कूल बिल बिफोर पेमेंट, यानी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के पास जब बिल जाएगा तो उसका जो अमला होगा वो प्रॉपरली बिल को देखेगा और ये देखेगा कि इसके अंदर जितनी हमने चीजें ऊपर डिस्कस की उनमें से कोई शॉर्टफॉल तो नहीं है, या उसके अलावा कुछ और भी हो सकती हैं कि कोई और शॉर्टफॉल तो नहीं है। अगर है तो वो बिल को रिटर्न कर देगा, बिल को प्रोसेस नहीं करेगा। एजीसिन सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवरसी ओवरऑल ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑपरेशन इन प्रोविंस। ये हमारे पास लेवल्स हो गई। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स सबमिटेड बाय स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कि गवर्नमेंट स्कूल कौन कौन से बिल जो है एजी के अंदर या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर सबमिट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास पे एंड अलाउंसेस की बात आ रही है। सैलरीज आ गई, एरियर्स आ गए, इंक्रीमेंट डिफरेंसेस आ गए, लीव इनकेशमेंट आ गई। ये जितने बिल हैं ये सारे के सारे क्या है? सैलरी से रिलेटेड है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जब कोई पर्सन हमारे पास अपॉइंट होता है तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बजट या उसकी डॉक्यूमेंटेशन या F1 वगैरह लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी जो है ना ऑन टाइम स्टार्ट नहीं हो पाती, और जब स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका सैलरी का बिल प्रीवियस मंथ का भेजना होता है या एरियर्स उसके आ जाते हैं। बस औकात हमारे पास क्या होता है कि कोई नया अलाउंस वगैरह लग जाता है तो उस वक्त भी हमें क्या होता है, मुख्तलिफ एरियर्स मिलने की वजह से हमें बिल बनाना पड़ता है। वो बिल भी किससे पर्टेन करता है? पे से। वो बिल कौन सा होता है? ड्यूरान। अच्छा, उसके साथ इंक्रीमेंट डिफरेंसेस की बात हो रही है। कभी कभार क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता है और वो लेट इंक्रीमेंट लगने की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं वो भी पे के अंदर आ जाएगा। लीव इनकेशमेंट, यानी जब हम रिटायर हो रहे होते हैं तो उससे पहले हमें, अगर हमने छुट्टी नहीं अवेल की, LPR पे हम नहीं गए, तो हम लीव इनकेशमेंट अवेल कर सकते हैं, वो भी पे एंड अलाउंसेस के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टीजेंट बिल्स की बात हो रही है। यूटिलिटी बिल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, एटसेट्रा, जो यूटिलिटी से रिलेटेड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई, अगर आपके पास मशीनरी है उसकी रिपेयर हो गई, एसीज वगैरह है उसकी रिपेयर हो गई, व्हीकल है उसकी रिपेयर हो गई, परचेज ऑफ फर्नीचर हो गया, स्टेशनरी हो गई। ये हमारे जितने बिल हैं ये सारे के सारे कॉन्टीजेंट बिल्स के अंदर आते हैं। TAD का बिल, ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे आप लोगों के जो कुछ लोग हमारे पास कराची में आए थे तो डेफिनेटली उन्होंने ट्रैवल किया एक ऑफिशियल टूर पे, ड्यूटी के अंदर वो यहाँ पे आके उन्होंने ज्वाइन की ऑफिशियल ड्यूटीज और ट्रेनिंग अवेल की। तो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज और ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं या ऑफिशियल ड्यूटी पे आउटडोर जाते हैं तो उसके रिलेटेड जो आपका बिल बनेगा वो TAD का बिल बनेगा। सप्लायर ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्टर्स बिल, पेमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट और डेवलपमेंट वर्क, अगर कोई हम वेंडर से कोई काम लेते हैं, कोई बिल्डर का बिल है तो इसके अंडर आ जाएगा इस टाइप्स के अंदर, ठीक है। मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल, एम्प्लॉइज मेडिकल क्लेम, ये हमारे पास चंद टाइप्स थी बिल्स की। इसके अलावा और भी हो सकती हैं पर मेन जो है हमारे पास ये इसकी टाइप्स हैं। नंबर 5 हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप प्री ऑडिट एट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ऑब्लिक एजीसन, कि हमारे पास एजीसन के अंदर जो हमारे बिल्स होते हैं वो हम किस तरह प्रोसेस करते हैं। जो बिल्स हैं वो हम देखेंगे हम बिल्स की प्रोसेसिंग किस तरह कर रहे हैं।
बात हो रही थी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्री ऑडिट प्रोसीजर एट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस एंड एजीसीएन के बारे में। पहला जो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, बिल प्रिपरेशन बाय स्कूल डीडीओ। डीडीओ ने बिल बनाना है, जो भी बिल होगा वो मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डीडीओ की। ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स यूजुअली प्रिंसिपल हेडमास्टर prepares the bill using SAP oblique ERP और मैनुअल सिस्टम। इस वक्त तक हमारे पास जो ऑनलाइन बिलिंग का सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं हुआ, कहीं कहीं ट्रेनिंग हुई है, शायद स्टार्ट हो जाए आने वाले चंद दिनों में, पर इस वक्त हम मैनुअल सिस्टम के जरिए अपने बिल जमा करा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम बिल जमा कराते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम काउंटर पे जमा कराते हैं, हमें वहां से टोकन मिलता है। ठीक है, ईच बिल मस्ट इंक्लूड, बिल के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना लाजमी है। ओरिजिनल वोचर्स, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जो आपने परचेजेस किए उसका ओरिजिनल वोचर होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अप्रूव्ड सैंक्शन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हमने 2-3 दफा डिस्कस किया है, सैंक्शन के बगैर कोई भी बिल प्रोसेस हमने करना ही नहीं है। बजट हेड एंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, हम ये देखेंगे कि हमारे पास बजट अवेलेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड हम बिल के अंदर ही, बिल के ऊपर ही सर्टिफिकेट देते हैं कि देयर इज बजट अवेलेबिलिटी is there, therefore we are claiming this bill। अच्छा, उसके बाद सप्लायर्स इनवाइसेस। ठीक है, अच्छा, कोटेशंस आ गई एंड वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। जब हम सप्लायर की बात करते हैं या इनवाइसेस की बात करते हैं तो याद रहे, अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बताई थी कि हमने जब भी इनवाइस क्लेम करनी है तो हमने जीएसटी इनवाइस क्लेम करनी है या हमने एसएसटी इनवाइस क्लेम करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया है कि हमने जितनी भी परचेजेस करनी है वो रजिस्टर्ड जो है ना पर्सन्स जो हैं उनसे सब परचेजेस करनी है। अगर इन केस नहीं है, कोई मजबूरी है और हम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फाइलर पर्सन से परचेजेस कर रहे हैं तो उस वक्त हमने जीएसटी और एसएसटी का 100% अमाउंट विद होल्ड करना है अपने बिल से। ठीक है, तो सप्लायर इनवाइस देख ली जाए कि भाई प्रॉपर जीएसटी या एसएसटी इनवाइस होनी चाहिए। कोटेशन देखेंगे, अगर हमारे पास जो पेमेंट है 1 से 10 लाख रुपए के अंदर है तो हमारे पास 3 कोटेशंस होनी चाहिए, 3 कोटेशंस को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर कोई काम करवाए तो उसका सर्टिफिकेट भी हम देंगे कि हमने जो जिस काम का बिल सबमिट किया है उससे रिलेटेड जितना काम था उन्हें सारा का सारा काम कंप्लीट प्रॉपरली करवा लिए। हम ये इंश्योर करेंगे कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिफिशियंसी नहीं है। देन डिडक्शन स्टेटमेंट, कौन कौन सी इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, एसआरबी, और अगर कोई पे वगैरह का बिल है तो जीपी फंड हो गई, बेनिफिट फंड हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गई, इस तरह की। और लास्टली पे डिटेल एंड सीएनआईसी कॉपी, जिसको हम पे करवा रहे हैं उसकी डिटेल और उसकी सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, या तो हम खुद पेमेंट्स ले रहे होते हैं या फिर हमारे वेंडर्स की पेमेंट जा रही होती है, तो वेंडर की डिटेल ऑलमोस्ट हम शुरू में दे चुके होते हैं एजीसीएन के पास। सेकेंड स्टेप हमारे पास सबमिशन टू डिस्ट्रिक्ट अकाउंट। पहला स्टेप हमारे पास देखें क्या हो गया। पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, बिल प्रिपरेशन बाय द स्कूल डीडीओ। डीडीओ जो स्कूल का जो डीडीओ है उसने बिल बनाया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने वो सेम बिल सबमिट किया है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस पब्लिक एजीसीएन के अंदर। ठीक है, तो क्या करें, बिल इज फॉरवर्डेड विद कवरिंग लेटर थ्रू प्रॉपर चैनल टू डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स स्कूल एंड एजीसीएन फॉर प्रोविंशियल लेवल ऑफिसेस। ठीक है, एन एंट्री इज मेड इन बिल रजिस्टर मेंटेन बाय द डीडीओ रिकॉर्ड, जिसे हम टोकन रजिस्टर भी कहते हैं, उसके अंदर हम एंट्री करेंगे और हम क्या करेंगे, बिल को सबमिट करा देंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर या एजीसीएन के अंदर। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, स्क्रूटनी बाय प्री ऑडिट सेक्शन। जब हमारे पास बिल एजी के अंदर आ जाता है तो एजी के अंदर जो ऑडिटर होता है उसका मेन काम है कि उस बिल की प्री ऑडिट की जाए। एट द अकाउंट ऑफिस प्री ऑडिट क्लर्क ऑब्लिक ऑडिटर चेक्स। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास ऑडिटर्स चेक करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, सैंक्शन ऑर्डर वैलिडिटी। अगेन देखें सैंक्शन आ गए, यानी सैंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। सैंक्शन ऑर्डर की वैलिडिटी देखनी चाहिए, सैंक्शन ऑर्डर होना भी चाहिए और उसकी वैलिडिटी भी देखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रीवियस ईयर का कोई सैंक्शन ऑर्डर लगा दिया है,
या नॉर्मली जब हम मई जून के अंदर जो सैंक्शन ऑर्डर्स ले रहे होते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। जब हमने उसी सेम क्लेम को जुलाई के अंदर क्लेम किया तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पुराना सैंक्शन ऑर्डर लगा दिया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें हर दफ़ा हर बिल के लिए नया सैंक्शन ऑर्डर लेना होगा, उसमें वैलिडिटी भी देखेंगे। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, यानी जिसकी जितनी पावर होगी हम ये देखेंगे कि जिसकी जितनी पावर है अकॉर्डिंग टू डेट ही हैज गिवन सैंक्शन और नॉट। बजट अवेलेबिलिटी हम ये देखेंगे एसएपी के वाया कि हमारे पास बजट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर बजट अवेलेबल होगा तो ठीक, अदरवाइज हम क्या करेंगे, बिल रिटर्न कर देंगे। हेड ऑफ अकाउंट करेक्ट क्लासिफिकेशन एज पर चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, और चार्ट ऑफ अकाउंट की जो क्लासिफिकेशन है, जब हम कोई बिल भेजते हैं तो उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ये करते हैं कि मिस क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक हेड को दूसरे हेड से चार्ज कर देते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना। जो जिसका हेड है, अगर उस हेड के अंदर बजट अवेलेबल है तो ठीक, अगर बजट अवेलेबल नहीं है तो हम फिर रीअप्रोप्रिएशन कराएंगे या सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए रुपीस करेंगे, या हम एडिशनल फंड्स के लिए हम रुपीस डालेंगे। ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास है बिल कंप्लीटनेस। ऑल एम्प्लॉयर्स सिग्नेचर्स डेट्स एंड सील्स। ठीक है। कंप्लीटनेस के अंदर क्या है, जितने भी उसके साथ एम्प्लॉयर्स लगने हैं वो सारे देखेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, कोटेशंस हो सकती हैं, इनवाइस हो सकती है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, वो सारी होनी चाहिए। सिग्नेचर्स प्रॉपर होनी चाहिए डीटीओ की, सैंक्शनिंग अथॉरिटी की, और उसके साथ ही सील वगैरह हो तो वो भी हमने देखनी होगी। कैलकुलेशन एक्यूरेसी अमाउंट टैली विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक। और लास्टली हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स की डिडक्शंस की बात आ रही है, करेक्टनेस एंड डिपॉजिट ऑफ डिडक्शन इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो ये हमारे पास स्टेप्स से कुछ प्री ऑडिट के। देन हमारे पास 4 नंबर पे आ रहा है टेक्निकल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, ये कहाँ पे होती है हमारी जो टेक्निकल और प्रोक्यूरमेंट वेरिफिकेशन? जब हमारे पास बिल आ जाएगा प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड, या कोई रिपेयर का कोई मेजर बिल हो, बड़ा बिल हो रिपेयर का, पूरा कंप्लायंस इज चेक्ड, कोटेशन पे जाना है या टेंडर पे जाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने देखनी हो। अगर तो हमारी परचेजेस 1 लाख के अंदर है तो वो सिंगल बिल सिंगल कोटेशन पे हो जाएगा बिल पास। अगर हमारी जो परचेजेस हैं वो 1 लाख से 10 लाख के दरमियान है तो हमने 3 कोटेशंस लेनी होंगी, 3 कोटेशंस लेनी होंगी। और अगर हमारा जो बिल है या हम जो काम करवाने जा रहे हैं उसका वैल्यू हमारे पास 10 लाख से एक्सीड कर जाता है तो हमें टेंडर पे जाना होगा। जब हम 3 कोटेशंस पे जाएं या टेंडर्स पे जाएं तो हमने कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनानी होगी और बताना होगा कि हमारे पास इन पर्सन्स ने अप्लाई किया था, या इन लोगों की कोटेशंस या टेंडर्स हमारे पास बिडिंग आई हुई है, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, और सबसे लोएस्ट ये पर्सन है, अकॉर्डिंगली उसको वो काम अवार्ड किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डिलीवरी चालान, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड स्टॉक एंट्री इन स्टॉक रजिस्टर। देखा जाएगा कि जो हमने सामान परचेज किया है वाकई क्या वो डिलीवर हो गया। अगर डिलीवर हो गया तो उसका डिलीवरी चालान अवेलेबल है। उस डिलीवरी चालान पे हमने लिखा है कि हमने सारे आइटम्स रिसीव कर लिए हैं, यानी डीडीओ ने सारे आइटम्स रिसीव कर लिए हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर कोई रिक्वायर्ड है तो वो भी इसके साथ होनी चाहिए। और स्टॉक की एंट्री के लिए भी हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास वो सारी चीज़ें स्टॉक रजिस्टर्ड के अंदर हमने इंटर कर दी हैं। नंबर 5 पे हम देखें तो हमारे पास आ रही है अप्रूवल बाय ऑडिट ऑफिसर ऑब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर। आफ्टर स्क्रूटनी द ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर प्री ऑडिट काउंटर साइन द बिल। जब हमारे पास ये सारे स्टेप्स हो गए, हमने प्री ऑडिट देख ली, किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई एरर नहीं है, किसी किस्म की कोई करेक्टनेस रिक्वायर्ड नहीं है, सैंक्शन प्रॉपर लगी हुई है, बजट हमारे पास अवेलेबल है प्रॉपर हेड के अंदर, तो जो हमारा ऑडिट ऑफिसर होगा वो काउंटर साइन करेगा बिल को। ठीक है। इफ डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्ट्स, अगर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाएंगी द बिल इज रिटर्न विद द रिटन ऑब्जेक्शंस। हम वो रिटन ऑब्जेक्शन बताएंगे, जनाब के भाई आपने टेंडर नहीं करवाया, या आपने स्प्लिटिंग की है, या आपने टैक्स नहीं काटा, या आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो जो भी होगा हम ऑब्जेक्शन मेमो में लिख के डीडीओ को वापस देंगे कि वो अगेन बिल जमा कराए करेक्शन के बाद। ठीक है। और अगर इनके सही होगा तो ऑडिट ऑफिसर
को काउंटर साइन करेगा और फर्दर जो है ना प्रोसेस के अंदर इसको आगे भेजेगा। नंबर 6 स्टेप है हमारे पास पासिंग ऑफ बिल्स। इफ फाउंड करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, बिल इज पास फॉर पेमेंट एंड ऑडिट pass stamp is affixed with signature and date. Payment is made through cross check और डायरेक्ट क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। आजकल हमारे पास एमपीजी का सिस्टम चला हुआ है। जब बिल पास हो जाता है तो डायरेक्टली एमपीजी के वाया माइक्रो पेमेंट गेटवे के जरिए जो कंसर्न पर्सन होता है, आइदर वो वेंडर हो, एम्प्लॉय हो, जो भी हो, उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास जो चीज आ रही है, रिकॉर्ड कीपिंग की बात हो रही है। The paid bill is written by district account office is office copy retained by, हमारा जो बिल होगा वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस रिटेन करेगा ऑफिस कॉपी अपने पास। ठीक है, जब तक मतलब एटलीस्ट नॉर्मल जो हमारे पास पीरियड होता है वो 10 ईयर्स का है एटलीस्ट जो है ना रिकॉर्ड को मेंटेन। द स्कूल रिटेन अ डुप्लीकेट बिल विथ अ पेमेंट वोचर फॉर फ्यूचर पोस्ट ऑडिट रेफरेंस। यानी इस वक्त हमने जो ऑडिट करवाई है कौन सी है, प्री ऑडिट। ये जितने स्टेप्स हैं किसके हैं, प्री ऑडिट के। जब प्री ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमारी पोस्ट ऑडिट आएगी। तो हम पोस्ट ऑडिट को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉमन ऑब्जर्वेशन सारी, यहाँ पे हमारा बिलिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हमारे पास ऑडिट ऑब्जर्वेशन होते हैं स्कूल के बिल पे, वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को जहन में रखें तो हम बहुत सारी मतलब मुश्किलात से बच सकते हैं और हमारे जो बिल्स हैं वो बड़ी इजीली जो है ना पास हो सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या रहा है, पेमेंट विदाउट सैंक्शन। औकात ऐसा हो जाता है हमारे पास जो सैंक्शन होती है वो रह जाती है। ठीक है, बिल नॉट सपोर्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल, ये एक्सप्लेनेशन होगी, रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा बिल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बजट, अगर बजट अवेलेबल नहीं होगा तो भी क्या होगा, बिल रिटर्न हो जाएगा। या एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड करेगा एलोकेशन से, यानी जो हमारे पास बजट अवेलेबल है वो कम है और बिल जो है वो ज्यादा है, तब भी हमारे पास क्या होगा, बजट बिल जो है हमारा बजट से जब एक्सीड करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इम्प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट मिस क्लासिफिकेशन, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फर्नीचर अंडर ऑफिस सप्लाईज, यानी फर्नीचर को हमने कहाँ चार्ज कर दिया, ऑफिस सप्लाईज के अंदर। एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, इनवाइसेस सारे होने चाहिए, डिलीवरी चालान्स वगैरह सारे इनक्लोज होने चाहिए। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, वैसे तो उमूमन देखा ये गया है कि अगर हम टैक्स नहीं काटते हैं तो ट्रेजरी वाले खुद से टैक्सेस की डिडक्शन करते हैं, पर हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए टैक्सेस के मैटर को स्पेशली देखना है और हमने टैक्सेस को स्पेशली मॉनिटर करते हुए प्रॉपरली डिडक्ट कराना है। वाई, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स की जो डिडक्शन है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्री ऑडिट के दौरान कोई टैक्स की डिडक्शन रह जाती है तो जब पोस्ट ऑडिट होगी तो उसकी जो रिकवरी है वो हमें करवानी होगी। अगर आगे से वेंडर नहीं देगा तो ये फिर डीडीओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास आ रहा है वायोलेशन ऑफ सिपरा रूल, कि हमारे पास जो सिपरा के रूल्स हैं उसकी हमने वायोलेशन तो नहीं की, स्प्लिटिंग तो नहीं की, ठीक है, हमने परचेजेस विदाउट कोटेशन तो नहीं की, या हमने टेंडर को प्रोसेस के बगैर तो कोई काम नहीं किया। ठीक, उसके बाद देखें हमारे पास 7 नंबर पे आ रहा है ओवर राइटिंग अर्थमेटिकल एरर्स, ये कोई नहीं होना चाहिए, हमारी सारी अर्थमेटिकल चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। डिले सबमिशन ऑफ बिल, ठीक है, कभी कभार ये होता है कि हमारा बिल बना हुआ होता है पर हम जमा नहीं कराते, टाइम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, बिल सबमिटेड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड विदाउट वैलिडेशन, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। यानी जो जिस पीरियड का बिल है, कट ऑफ जो डेट होती है हमारे पास 30 जून होती है, 30 जून के अंदर हमने बिल को एनी हाउ सबमिट करा देना है। उससे पहले पहले हमने क्लेम को पास करवा के अवेल कर लेना होता है। ठीक है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर, अगर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं होगा तो भी ऑब्जेक्शन लगेगा। डिप्लीकेट और डबल विड्रॉल, या अगर डिप्लीकेट या डबल विड्रॉल कर रहे हैं, सेम एक्सपेंडिचर क्लेम ट्वाइस, ये एक तरह से अनएथिकल भी है और गलत भी है और लोग भी कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ डीडीओ हमने इंश्योर करना होगा
कि जो हमारा एम्प्लॉय है या जो ये क्लेम ले रहा है, आइदर वो डुप्लीकेट बिल तो चार्ज नहीं कर रहा या एक दफ़ा कहीं और से वो पेमेंट तो नहीं ले चुका और अभी अगेन वो जो है ना पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे पास, जो एजी के अंदर उमूमन बिल्स पे लग रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जो ये चीज़ें डिस्कस की, अब हाउ टू अवॉइड ऑडिट ऑब्जर्वेशन। हमारे जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस लगते हैं इनसे हमने अवॉइड कैसे करना। ठीक है, बार बार बात हो रही थी सैंक्शंस की एंड अप्रूवल की। तो हमने जब भी बिल को प्रोसेस करना है तो हमने प्रॉपर रिटन सैंक्शन लेनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अब हमने देखना ये होगा कि पावर के हिसाब से वो सैंक्शन किससे लेनी है, आइदर प्रिंसिपल से लेनी है, हेडमास्टर से लेनी है, टीईओ से लेनी है, सेक्रेटरी एजुकेशन से लेनी है। लेनी किससे, जिससे लेनी है एज पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल हम देखेंगे कि किस लेवल की हमने सैंक्शन लेनी है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वो सैंक्शन हम लेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा था मेंटेन कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, कोटेशन सारी लगी होनी चाहिए, फिर सारे होने, इनवाइसेस लगी होनी चाहिए, इंक्लूड कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जब हम कोटेशंस वगैरह या टेंडर की बात करते हैं तो कंपेरेटिव डिलीवरी चालान होना चाहिए, स्टॉक एंट्री होनी चाहिए, टैक्स के चालान, टैक्स की कलेक्शन या डिडक्शन का प्रूफ होना चाहिए। कीप फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ सेपरेट फाइल, हम इसको अलग से भी मेंटेन करके रखेंगे जो हमारी ऑफिस की फाइल होगी बिल की। नंबर 3 पे था यूज करेक्ट बजट हेड एंड अकाउंट कोड। ठीक है, तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन है, ये जो है ना एफएबीएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एजी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप किसी भी हेड के अंदर कोई क्लासिफिकेशन देखना चाहें तो आप वहां से इसको डिटेल में उसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जब भी हम बात करेंगे हेड ऑफ अकाउंट की तो हमारा हेड ऑफ अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए, इसकी कोडिंग प्रॉपरली हमने देखनी चाहिए। वेरीफाई बजट अवेलेबिलिटी बिफोर स्पेंडिंग। कभी कभी हम ये करते हैं कि हम अंदाजे से बिल भेज देते हैं ट्रेजरी के अंदर या एजी के अंदर। उसका नुकसान ये होता है कि अगर बजट अवेलेबल होगा तो वो पास हो जाएगा, अगर बजट 1 रुपया भी कम है तो क्या होगा, वो बजट बिल जो है हमारा पास नहीं होगा और वो बिल हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो हमें बिल भेजने से पहले एक दफ़ा एफएबीएस की वेबसाइट पे जाके डीडीओ एक्सपेंडिचर के अंदर जाके हमने देखना होगा कि हम जो बिल भेज रहे हैं उसके अंदर बिल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं बजाय इसके कि हमारा बिल जाए और बजट अवेलेबल ना हो और वो बिल रिटर्न हो जाए। 5 नंबर पे कह रहा था डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। तो हमारे पास जो टैक्सेस हैं जो सप्लाईज वगैरह पे हैं वो 153 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसके तहत होते हैं। जीएसटी की हमारे पास डिडक्शंस विद होल्डिंग करानी होती है, एसएसटी एसआरबी के तहत हमने डिडक्शंस करानी होती हैं। तो ये जो डिडक्शंस हैं हमारा काम है कि बिल के अंदर प्रॉपरली हम अपनी डिडक्शंस बताएं कि इस वेंडर की हमने ये डिडक्शंस इतनी करानी है। बाकी उसकी जो डिपॉजिट है वो जो मेनली जो काम है वो किसका है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स का या एजी का काम है कि वो जमा करा देंगे। इन केस ऑफ ऑटोनोमस बॉडी होगी या कोई और हो तो वो डिपॉजिट करेंगे चालान टाइमली कहाँ, नेशनल बैंक में या ट्रेजरी के अंदर। नंबर 6 सिपरा रूल्स को हम फॉलो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हम सिपरा रूल को फॉलो करना है। अगर परचेजेस 1 लाख से ऊपर हैं यूज ओपन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, अगर 1 लाख से 10 लाख के दरमियान है तो हम क्या करेंगे, 3 कोटेशंस देंगे। और अगर 10 लाख से ज्यादा अमाउंट पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, टेंडर की तरफ जाएंगे। ऑथेंटिकेट करेक्शंस, हमारी जितनी करेक्शंस हैं बिल के अंदर वोचर्स के अंदर तो प्रॉपर होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अर्थमेटिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमारे से जो है ना मिस्टेक इन कोई जीरो ज्यादा लग जाता है, एक जीरो ज्यादा लगने से पूरी फिगर आउट हो जाती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, देन रिकनसाइल अकाउंट्स मंथली, ये सबसे ना मेन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट हेड है रिकन्सिलेशन का,
कि हमें एटलीस्ट मंथली बेसिस पे, वैसे तो हम चाहें तो FABS की मदद से जब भी हम बिल भेजते हैं तो हम अपने एक्सपेंडिचर के हेड्स को देख सकते हैं, पर अगर हम उसमें नहीं जा रहे और हम एटलीस्ट मतलब मंथली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से, और ये कंपलसरी भी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ऑडिट पेरा भी बनेगा, तो रेगुलरली हम रिकंसिलेशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से, हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लेते हैं और हमारी जो अपनी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाई हुई होती है उससे उसको कंपेयर करते हैं कि कहीं कोई हमारी पेमेंट मिसिंग तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई पेमेंट जो हमारे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होनी थी वो किसी और के अंदर रिकॉर्ड हो गई, तो या हमारा कोई जो बजट है किसी और ने तो यूटिलाइज नहीं कर लिया। अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो हमने उसी वक्त विद इन अ मंथ जो है ना उसको रिकंसाइल करके देना होता है। नॉर्मली हमारे जो DDO हजरात हैं वो मतलब क्या करते हैं, साइन स्टैम्प करके दे देते हैं कि यार जमा करा दें, लेट हो रही है, तो लेट हो या कुछ भी हो आपने इसको प्रॉपरली देखना है। अगर वंस आपने ये साइन करके दे दी, इट्स मीन कि यू आर एग्रीड कि इसमें किसी किस्म की कोई एरर नहीं है, कोई ओमिशंस नहीं है, जितनी एंट्रीज हैं ये आपकी हैं, जितना बजट है वो आपने स्पेंड किया है, आपने यूटिलाइज किया है। तो रिकंसिलेशन हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टूल है और इसके लिए हमने अपनी मंथली एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट अपने ऑफिस में खुद बनानी होगी और उससे हमने चेक करना होगा। उसके बाद कह रहे हैं भाई हमें जो रिकॉर्ड है रजिस्टर्स की सूरत में अपडेट रखना है। कैश बुक हो गई हमारे पास, कॉन्टीजेंट रजिस्टर हो गए, बहुत सारी और भी बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्टॉक रजिस्टर हो, पेरोल रजिस्टर हो गया। अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, डेज स्टॉक रजिस्टर हो गया, लाइव स्टॉक रजिस्टर्स हो गया, स्टेशनरी से रिलेटेड हमारे पास हो गया, कंज्यूमेबल रजिस्टर्स हो गए, ये सारे हमने मेंटेन करें। चंद एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं और भी हम डिस्कस करेंगे, तो हमें मुख्तलिफ रजिस्टर जो जो आपके लिए कंपलसरी हैं वो आपने मेंटेन करने हैं, ठीक है। अवॉइड लास्ट मिनट्स रश। हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर हमें बजट मिला हुआ होता है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, रखे रहते हैं और एट द एंड जब जून करीब आ रहा होता है तो हम एकदम से ना सारे बिल भेजते हैं और उस वक्त हमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स भी रह जाती हैं। अगर वो रह गई और बिल पास हो गया तो आगे, अभी तो बिल पास हो गया पर जब पोस्ट ऑडिट आएगी तो उस वक्त हमारे लिए अगेन प्रॉब्लम होगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 30 जून का वेट ना करें, बल्कि टाइमली जैसे जैसे हमारे पास बजट रिलीज हो हम उसको यूटिलाइज कर लें और हम ताकि हमारा बजट लेफ्स भी ना हो, ठीक है। अगर आपका कोई बजट है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो 15 मई तक आपने उसको सरेंडर कर देना है। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपने उस बजट को एनी हाउ यूटिलाइज करना है। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई बजट हैज बिन लेफ्स, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास एक केस स्टडी है, छोटी सी एंटिटी है हमारे पास, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हैदराबाद, परचेज ऑफ साइंस लैब इक्विपमेंट 250,000, ठीक है। बिल रिटर्न बाय डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस विथ ऑब्जेक्शन, नो कोटेशन और सिप्ला कंप्लायंस, कि भाई 2.5 लाख का बिल था तो हमें कोटेशन लेनी चाहिए थी। कितनी लेनी चाहिए थी कोटेशन? एटलीस्ट 3। हम क्या करेंगे जिसकी वजह से बिल क्या हो गया हमारा और रिटर्न हो गया। अच्छा क्या होगा जनाब इसके लिए, हमें किस तरह हम इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे? DDO ऑब्टेन्ड 3 कोटेशन, ठीक है। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट इशूड लोकल परचेज कमेटी अप्रूवल एंड रीसबमिट द फाइल, यानी कोटेशन लेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएगा, कमेटी से अप्रूवल लेगा और अगेन जो है ना वो बिल सबमिट करेगा, कहाँ? ट्रेजरी के अंदर। अब इससे क्या देखें हमें नुकसान हुआ कि जब हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी तो हमारे लिए काम क्या हो गया, मुश्किल हो गया, हमारी ऑब्जेक्शन लग गया हमारे बिल पे और हमारी जो पेमेंट्स है वो भी वेंडर को डिले हो गई, ठीक है। लास्ट हमारे पास 9 नंबर पे आ रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DDO ऑब्लिक हेड ऑफ ऑफिस, इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड रूल कंप्लायंस। हमने ये देखना है बीइंग हेड ऑफ ऑफिस कि जो हमारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो प्रॉपरली इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही हैं, कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बिफोर इनकरिंग एक्सपेंडिचर, सैंक्शन देने से पहले HOD ने देखना है, हेड ऑफ ऑफिस ने देखना है कि बजट अवेलेबल है कि नहीं है।
ठीक है, सर्टिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, ये बिल सबमिट करने से पहले, पुटअप करने से पहले एचओडी का काम है कि वो सर्टिफाई करे कि गुड्स वाकई हमारे पास रिसीव हो गए हैं, सर्विसेज रिसीव हो गई हैं या नहीं हो गई। मेंटेन ऑडिटेबल रिकॉर्ड फॉर बोथ प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट, यानी प्री ऑडिट के लिए जो चीजें आप बनाएंगे, जो बिल बनाएंगे, वो तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर जमा हो जाएंगे। इसके साथ हमने एक अलग से फाइल मेंटेन करनी होगी, किसके लिए? पोस्ट ऑडिट के लिए। Respond promptly to audit queries and objection raised by district account officers। ठीक है, हमारे ये कुछ चीज़ें थी, हम इसको कंक्लूड करते हैं और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पोस्ट ऑडिट के हवाले से होगी। तो हमारे पास द प्री ऑडिट सिस्टम एट एजीसन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइनेंशियल डिफेंस। It ensured that the government school expenditure are legal, authorized, and within a budget by maintaining complete, accurate, and transparent documentation. A school can avoid audit observation, ensure timely payments, and uphold the financial integrity of the education department, government of Sindh। ठीक है, तो प्री ऑडिट हमारे पास मेन लाइन होती है, मेन हमारे पास एक यूँ समझ लें कि एट द स्टार्ट हमारे पास पॉइंट होती है कि अगर हमने कोई चीज़ करेक्शन करानी है तो हम यहाँ पे करेक्शन हो जाए हमारी। हम ये समझते हैं कि शायद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले हमारे साथ ज्यादती करते हैं या हमारे को मतलब डिले करते हैं पेमेंट या मुख्तलिफ, तो हम ये नहीं देखते कि हमारी चीज़ें भी प्रॉपर हैं कि नहीं है। बसा औकात वो जितनी ये हार्डल्स होती हैं या जितने ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। देखिए, अगर लेट सपोज अगर टैक्सेस की हम प्रॉपर डिडक्शन नहीं कराएं और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, एजी ऑफिस प्री ऑडिट के दौरान भी उसको ना रोक सके या रह जाए किसी वजह से, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पोस्ट ऑडिट के अंदर वो ऑब्जेक्शन लगेगा और आपको अपनी जेब से वो पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास प्री ऑडिट से रिलेटेड वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।